नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले पारसी नववर्ष की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आज की सर्वाधिक प्रमुख खबर में है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद आगामी कल से महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका सर्वाधिक रोचक पहलू यह रहता है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे, वो स्वयं को आज शिवसैनिक ही कहते हैं, मूल शिवसेना से अलग होकर बहुतायत विधायकों को अपने साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बन बैठे और सरकार बना ली। दिलचस्प है कि वो अपने आप को आज भी शिवसैनिक ही कह रहे हैं, शिवसेना ही मान रहे हैं। कल के अधिवेशन में जब शुरुआत होगा तो विपक्ष की तरफ बैठेंगे वास्तविक शिवसैनिक, जो हम मानते हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले, और ये आमने सामने कलराव साहब दोनों होंगे। पहली बार होगा, दोनों का मुकाबला होगा। यह दिलचस्प होगा न केवल उनके हाव भाव आचरण में, बल्कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, शरीर की भाषा होगी, वो भी देखने योग्य होगी। आपको क्या लगता है कि कल का अधिवेशन सामान्य रूप से अपना पूरी अवधि तक चल पाएगा? और क्या जो पुराने इतिहास रहा है, जिस तरह से हम लोगों के सामने है, और एक शिवसेना का जो कथित चरित्र हमारे सामने रहता है, उसके आलोक में सब कुछ सामान्य रूप से संपन्न हो पाएगा? जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया, 30 जून के बाद नई सरकार आने के बाद, और उससे पहले जो घटनाक्रम हुआ, जब ये लोग माननीय श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायक उनसे अलग हो गए, फिर वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पहले 2 मंत्रियों ने शपथ ली, माननीय श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, और अभी कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और ये कल से अधिवेशन शुरू हो रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र का विधानसभा का। और ये पहली बार दोनों जो है द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे, जैसा आपने कहा। मगर ये विधानसभा के अंदर में जो मुद्दे होते हैं थोड़े अलग होते हैं। मैं एक शालीनता के साथ कोई मुद्दे के ऊपर आपको चर्चा करनी होगी, आपकी लैंग्वेज डिसेंसी आपको मेंटेन करना होगा, डेकोरम हाउस का मेंटेन करना होगा। आप बाहर में कुछ भी बोल सकते हैं, मगर यहाँ जो है आपको बहुत ही नापतुलना बोलना होता है, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष की कुर्सी में या सभापति की कुर्सी में जो लोग बैठे हैं वो आपको रोक सकते हैं, और उसके ऊपर विपक्ष आपके ऊपर आपत्ति भी ले सकता है। तो कल से आपकी जो भड़ास है वो आप निकाल सकते हैं, मगर कोई मुद्दे के ऊपर करना होगा। और ऐसे सिर्फ वहाँ चिल्लाने पुकारने से तो नहीं होगा। अभी आपके पास कोई मुद्दा है, किसी बात को लेकर आप सरकार से जवाब चाहते हैं या चर्चा चाहते हैं, तो वो आपको उठाने का पूरा अधिकार है। और सरकार भी मेरे ख्याल से पूरी तरह से तैयार होगी। उनको भी मालूम है कि ये इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस तरह का हम पर हमला होगा, तो सरकार जो है, माननीय एकनाथ शिंदे वाली सरकार जो है, माननीय देवेंद्र फडणवीस वाली जो सरकार है, वो भी पूरी तरह से तैयार होगी इस पूरे सत्र में अपनी बाकी मंत्रियों को लेकर कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। मगर जो मुद्दे अभी पहले जो आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर हम चर्चा करें, महाराष्ट्र में बहुत बाढ़ का प्रकोप हो गया है और जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ की अतिवृष्टि के कारण जगह जगह खेती किसानी का बहुत नुकसान हुआ है। और वो किसानों तक हम लोग राहत जो है वो पहुंचा पाए कि नहीं, उनको किस तरह से मदद की जानी चाहिए, ये शायद पहला मुद्दा आना चाहिए। मगर आप जानते हैं कि राजनीति कुछ और होती है और सामान्य जनता के प्रश्न कुछ और होते हैं। ये तो कल ही मालूम पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर में विधानसभा में माननीय विपक्ष के नेता माननीय अजित दादा पवार, इनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकारों से बात करेंगे
और थोड़ी देर बाद शाम को माननीय एकनाथ शिंदे, जैसा कि होता है, अधिवेशन की पूर्व संध्या पर अपने कैबिनेट की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करेंगे और वो बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दे विधानसभा में आने के। मगर ये बात जरूर है, दिलचस्प होगा जब दोनों ग्रुप जो है अपनी दोनों ओर से शिवसैनिक ही आमने सामने होंगे। दोनों ओर से शिवसैनिक अलग अलग रूप में होंगे, अलग अलग आकार प्रकार में होंगे, अलग अलग मेंटलिटी के साथ होंगे, माइंडसेट के के साथ होंगे, क्योंकि माननीय एकनाथ शिंदे वाली जो ग्रुप है वो भी अपने आप को शिवसेना बोल रहे हैं, और माननीय बाला साहब ठाकरे तो हैं ही, वो हमारे नेता है ऐसा मानते हैं, वो हमारे सब कुछ है वो। और यहाँ माननीय उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो खुद ही ओरिजिनल शिवसेना बोल रहे हैं, हाई भी लोग मानते हैं, अरे भी कानूनी लड़ाई भी बाकी है। तो ये सब आमने सामने होंगे तो देखना होगा कि जब दो असली की लड़ाई में कौन असली है और कौन क्या कैसे जीतते हैं, कल ये मुद्दे आएंगे सामने। तो पर जनता की ये अपेक्षा है, चाहे आप लोग अपने लड़ाई लड़ते रहें, मगर जनता के जो मूलभूत प्रश्न है, जनता के जो आपने वादे किए हैं, जनता को जो सुविधा पहुंचाना है, जो काम रुके हुए जनता, जैसे आपने कहा कि 1.5 साल 2.5 साल कोई काम नहीं हुआ तो भी आपको उस गति बढ़ाना पड़ेगा। ये 2.5 साल में बचे हुए 2.5 साल और आपके बाद जो 2.5 साल बाकी है, 5 साल का जो काम है आपको अगले चुनाव के पहले करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, कौन बड़ा और कौन छोटा ये तो बाद में तय होगा, जनता ही तय करेगी आगे आने वाले चुनाव में। मगर हम चाहेंगे दर्शकों की तरफ से कि जो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व हो, और जो किसान भाई हमारे, उनके यहाँ जो संकट आया है, उनको रास्ते की हालत बहुत ख़राब हो गई है, जगह जगह बारिश ने रास्तों की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि चलना फिरना और गाड़ी में जाना तो बहुत मुश्किल हो गया है अभी। तो वो सब आपको समस्या उनको सामना करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आने वाले अधिवेशन को एक प्रोडक्टिव रूप से हो, ये सकारात्मक दृष्टि से हो, रचनात्मक दृष्टि से हो इसका कामकाज, ऐसी हमारी उम्मीद है। ये बिल्कुल सही है कि जो आम समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं आम जनता की, उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, ताकि जनता को लगे कि हाँ, उन्होंने सही चुनाव किया है और सही हाथों में शासन सौंपा है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी, इससे सभी लोग त्रस्त हैं। इनसे निजात पाना प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। और एक आश्चर्यजनक से, मैं आश्चर्यजनक इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं संदर्भ दे रहा हूँ बिहार का। देखिए, बिहार में भी कुछ 2-4 दिनों पूर्व वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के साथ सरकार बनाया, और तब तत्काल सरकार गठन के कुछ घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आक्रमण किए गए, वह तेजस्वी यादव ने जो पहले चुनाव पूर्व जो घोषणा की थी, वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, इस पर आक्रमण किया। तो पहला क्या है कि यह इस वादे का क्या हुआ। हालांकि 2.5 साल तो निकल चुके हैं, अब 2-2.5 साल बचे हुए हैं इसमें। लेकिन देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उदाहरण दे रहा हूँ, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ते हुए उसका जवाब दिया कि हम ये 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, इसके अतिरिक्त 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे, अर्थात 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये एक उदाहरण है अपने आप में। अगर इसमें अगर वे अपने वादे को इस तरह से पूरा करते हैं और संकल्प को मूर्त रूप देते हैं, तो वह देश की राजनीति में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। उस पर सबों की नज़र रहेगी। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र नेतृत्व भी, महाराष्ट्र सरकार उस पर नज़र रखे, और चूँकि हमारे पास बिहार से कहीं ज़्यादा संसाधन है, हमारे पास अपनी इच्छा शक्ति है, हमारे पास युवाओं की फ़ौज है, हमारे पास तकनीशियनों की फ़ौज है, उनको साथ लेकर के महाराष्ट्र अपने आप में एक आदर्श स्थापित कर सकता है। और ये सरकार आने वाले दिनों के लिए अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएगी। बिल्कुल कर सकते, ये करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़े, एक और घटना, बल्कि हृदय विदारक एक खबर आई है गुजरात से। वहाँ
11 बलात्कारियों को, जो बलात्कार के दोषी थे, आरोपी थे, उन्हें सरकार ने रिहा कर दिया। इससे एक अत्यंत ही गलत संदेश पूरे देश में गया, और विशेषकर गुजरात, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उस प्रदेश में, चूंकि वो गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, बार बार गुजरात मॉडल की चर्चा वो करते हैं, गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करो। तो क्या यही मॉडल है कि बलात्कारियों को रिहा किया जाएगा? आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके पीछे वास्तविक मंशा कुछ अगर है तो क्या है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहां एक और हमने यानी सरकार ने कानून बनाया है, बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी फांसी की मांग होती है, फांसी की सजा दी जाने की मांग हो रही है। वहीं गुजरात सरकार ने 2002 की जो घटना है, बिल्किस बानो का जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसके आरोपियों को 2008 में सजा हुई थी, उनको कल 11 लोगों। अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की एक और घटना की। महाराष्ट्र के नवगठित मंत्रिमंडल में मंत्री हैं हमारे विदर्भ के सुधीर मुनगंटीवार। उन्होंने एक, मैं विवादास्पद ही कहूँगा, एक विवादास्पद बयान दिया है। वह यह कि जब आप टेलीफोन उठाते हैं, घंटी बजती है, तो जब हेलो बोलते हैं, हेलो की जगह वंदे मातरम बोला कीजिए। यह सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। स्वाभाविक रूप पर इस पर विवाद हुआ, लोगों ने आपत्ति उठाई कि यह जबरदस्ती कोई एक विचारधारा को, ये ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन यह किसी पर आप थोप नहीं सकते। इस पर विभिन्न धर्म गुरुओं के भी बयान आए हैं, उन्होंने भी आपत्ति प्रकट की है। और मुझे लगता है राव साहब कि वंदे मातरम जैसे पवित्र शब्द को, उच्चारण को, संबोधन को सुधीर मुनगंटीवार द्वारा यह मांग कर अवमानित करने का प्रयास तो नहीं किया गया। इसे ऐसा लगता है कि वंदे मातरम की अवमानना हो गई अनावश्यक रूप से, जब हर कोई हृदय से स्वीकार करता है यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, उसे किसी विवाद में क्यों घसीटा गया? वैसा हम सब लोगों को मालूम है, माननीय सुधीर मुनगंटीवार एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री है, और इस समय उनकी पार्टी में नंबर 2 होने की पोजीशन थी उनकी। अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो तो बदलते रहता है, वरिष्ठता के क्रम में उनका नंबर 2 आता है। मगर ये बयान देकर उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो महाराष्ट्र के नए सांस्कृतिक मंत्री है, उनसे अपेक्षा है कि वो संस्कृति के जपन के लिए, बिल्कुल, उसके लिए कुछ नए और कदम उठाए। महाराष्ट्र को, संस्कृति को जितनी जो रीच है, इसका सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास, उसके बारे में कुछ सोचे। ये इस तरह के बयानबाजी से उन्होंने फिर से एक बार जो है ऐसे मुद्दे को हाथ लगाया है जिस पर विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि सब लोगों को ये वंदे मातरम, आप अंग्रेजी की बात कर रहे, हेलो शब्द है, अभी हमने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द वापरते हैं, हम लोग प्रचलित हैं, जो शब्द प्रचलित हैं वो हम वापरते हैं। अभी प्रिविलेज जो है हम वापरते, प्रिविलेज कमेटी बोलते हैं हम, विधानसभा में, विधान परिषद में, विधानमंडल में। उसके लिए अब तक कोई शब्द बताया मुझे जो बहुत पॉपुलर हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे शब्द है नहीं, और ये हेलो जो है ये तो विश्व स्तर पर बोला जाता है। अभी आपने उसका आपने डिस्कवरी की है कि ये 18वीं शताब्दी का है, जब टेलीफोन है उसके बाद ही हेलो आया ना। तब तो ये तो कोई, ये ऐसे मुद्दे, ये लोग ऐसे मुद्दे को हाथ लगाते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, बिल्कुल, इसमें लोगों को उलझा देते हैं ताकि मूल मुद्दे से महंगाई, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों की खस्ता हालत, ये सब मुद्दे से दूर होकर लोग इसी में उलझ जाएंगे और विवाद होगा। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अभी आप इसको कह रहे हैं कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, इसका कोई, और लोग इसको जोड़ने वाले हैं ना।
तो ये अभी मुनगंटीवार साहब जो है, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनका इस नए मंत्रिमंडल में उनके साथ जो है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। वो नंबर 2 के जाने जाते थे, और जब शपथ हुई, शपथ विधि ली गई, अभी जब नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें पहले नंबर पर आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल। राधाकृष्ण विखे पाटिल वरिष्ठ होंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी में, आपने बड़े बड़े विभाग संभाले हैं, आप वित्त मंत्री होने के नाते आपको बजट पेश करने का काफ़ी अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है, और आप एक स्टडीड माने जाते हैं। आप यानी आपने बहुत अभ्यास किया है, अभ्यासु माने जाते हैं आप, और आपको वहाँ पर दूसरे नंबर पर बुलाया गया। ये बात कुछ लोगों की समझ में आई कि नहीं है मालूम, पर मेरे तो समझ में आई है कि आपका जो है, आपका कद राधाकृष्ण विखे पाटिल से अभी नीचे हो गया है। आप 2 नंबर नहीं है अभी, क्योंकि उसमें कोई अल्फ़ाबेट से नहीं बुलाए गए। तो ये मुनगंटीवार साहब के लिए वैसे भी एक सेटबैक है, और उनको अभी महाराष्ट्र के संस्कृति की जवाबदारी दी गई है, सांस्कृतिक मंत्री के रूप में। वो उसकी देखभाल करे, उसका जतन करे, और इस यहाँ की विरासत को वो बचाए रखे। मुझे लगता है कि इसमें वो अगर कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये छोटी मोटी बातें, हलो में वंदे मातरम और वंदे मातरम में हलो, ये विवादों से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने बात छेड़ दी है, और अगले साल 26 जनवरी तक ये वो कैंपेन करने वाले इस बात का, मगर कितने लोग साथ देते हैं मुझे मालूम नहीं। कुछ लोगों ने भी शुरू भी कर दिया होगा बोलना। सब आज़ाद है, कोई बंधन तो हो नहीं सकता है, तो हम हलो और वंदे मातरम के बीच से कोई रास्ता निकाले, और जिसको जो बोलना है बोले। अभी ये कोई बंधनकारक तो हो नहीं सकता कि हलो की जगह वंदे मातरम हो, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे राव साहब के बिल्कुल सही है कि पार्टी के अंदर वरीयता क्रम में अपनी अवमानना से कहीं न कहीं उन्हें चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है, और शायद यह जो नया विवाद जो हलो और वंदे मातरम किया वो उसी को उपज है। अन्यथा कोई भी समझदार व्यक्ति, विशेषकर सुधीर मुनगंटीवार जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति, इस तरह की टिप्पणी नहीं करता। उन्हें फिलहाल खैर अब जो हो गया है, लेकिन एक आग्रह जरूर रहेगा कि इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाएं, इसे पूर्ण विराम दे दें, और हो सके तो इसके लिए एक स्पष्टीकरण आम जनता के सामने दे दें, ताकि उनकी जो अच्छी छवि महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है वह कायम रहे, उस पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आए। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते, विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे प्रेस क्लब में अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ राव जी के साथ नई चर्चा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।